नमस्कार स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में महात्मा गांधी जी के बारे में जाने। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उसके बाद आते हैं उसके जो राजनीतिक जीवन में उन्होंने जो काम किया उस पर किनका किनका प्रभाव रहा, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्होंने उसके विचार को प्रभावित करने का काम किया। उसके बाद नेहरू जी के राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। नेहरू जी की जो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेहरू जी के राजनीतिक विचार, राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में क्या सोचते हैं, और फिर नेहरू जी का अंतर्राष्ट्रीयतावाद, जिसमें उन्होंने क्या बोलते हैं गुटनिरपेक्षता या विश्व की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में, संबंधों के बारे में उन्होंने चर्चा की। नेहरू जी के मानवतावाद आदि सभी उनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। तो सबसे पहले नेहरू जी की जो सामान्य परिचय है उसको जान लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व शांति के अग्रदूत के रूप में माने जाते हैं। राष्ट्र निर्माता, कुशल राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता और प्रगतिशील समाजवादी विचार के रूप में उसे जाने जाते हैं। बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री के होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उसे भी माना जाता है। भारत और गुट निरपेक्षता का विदेश नीति का कर्णधार के रूप में भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। ये तो हो गए प्रधानमंत्री जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामान्य जानकारी। उसके बाद आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अगर जीवन परिचय को अगर देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पूर्वज कश्मीर के निवासी थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पितामह या उसके दादाजी पंडित गंगाधर 1857 के सैनिक विद्रोह के समय दिल्ली में एक उच्च पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू भारत के प्रख्यात वकील थे। फिर वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो कश्मीर के निवासी थे, फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर 3 वर्ष की वकालत करने के पश्चात पंडित मोतीलाल नेहरू इस्लामाबाद, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ पर वकालत करना प्रारंभ शुरू कर दिया था। 1900 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस्लामाबाद में आनंद भवन तैयार कराया और उसी वर्ष वे यूरोप की यात्रा पर चले गए। वहाँ से पाश्चात्य सभ्यता में रंगकर वापस लौटे और इसी शान शौकत के परिपूर्ण उच्च परिवार में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। नेहरू परिवार में एक तो धनी, दूसरे इकलौता पुत्र होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू का लालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू अपने पुत्र को पूर्ण साहब बनाना चाहते थे। वे भारतीय स्कूलों में भारतीय प्रभाव, अतः उन्होंने भारतीय प्रभाव में उनको अपने पुत्र को रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर क्या हो जाएगा, भारतीय अध्ययन या शैली से या सभ्यता से ज़्यादा बेहतर परिचित हो जाएगा तो उसे साहब नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पुत्र को के लिए एक योग्य शिक्षक घर पर ही रखकर उन्होंने शिक्षा दिलाई। बालक या पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 वर्ष का थे तो मी एफ टी बुक्स नामक एक थियोसोफिस्ट अंग्रेज को उनकी शिक्षा का भार दिया गया, और मिक्स बुक्स आचरणवर्ष एवं सात्विक विचारों के व्यक्ति थे। उनके उपदेशों से बालक जवाहर ने मांस खाना छोड़ दिया था। धीरे धीरे उन्होंने नाच, रंग, थिएटर आदि में विरक्त होते चले गए। पाश्चात्य सभ्यता में गले तक डूबे पिता को यह नैतिक स्वच्छता, पवित्रता पसंद नहीं आई, और उन्होंने ब्रुक्स का प्रभाव समाप्त करने के लिए ब्रुक्स को सेवा से मुक्त कर दिया। उसके बाद बालक जवाहर के शिक्षक के रूप में शशि भूषण चट्टोपाध्याय और महोपाध्याय डॉक्टर गंगानाथ झा को बनाया, ताकि उसकी शिक्षा दीक्षा को पूरा कराया जा सके। 15 वर्ष की आयु में यानी 1904 में पंडित मोतीलाल नेहरू का परिवार समेत सभी लोग क्या हो गए, इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए या वहाँ पर चले गए। और 1907 में इसी विद्यालय से नेहरू ने पेटेंट्स की परीक्षा पास की। इसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने
बीएससी की प्रथम श्रेणी की पास की और उसके बाद उन्होंने इस कॉलेज में उसके साथी थे सर सुलेमान ख्वाजा, अब्दुल नज़ीर, डॉक्टर महमूद, डॉक्टर किचलू, स्वर्गीय शेरवानी। इन इन सभी ने इंडिया टेम्पल से इंटर टेम्पल से बार एट लॉ की उपाधि 1912 में मिली। और फिर उसके बाद 1912 में नए दृष्टिकोण एवं नई उमंग एवं नए उत्साह को लेकर युवा जवाहरलाल नेहरू भारत लौटे। उन्होंने इस्लामाबाद में वकालत करना प्रारंभ कर दिया और 1912 में बांकीपुर पटना में भारतीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहीं पर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ की दशा को देखकर उनको निराशा हुई। कहने का मतलब ये है कि 1914 में 6 वर्ष उन्होंने, इसके बाद होते निराशा हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, 1914 में जब 6 वर्ष जेल काटकर लोकमान्य तिलक मांडले जेल से जब छूटकर बाहर आ रहे थे तो चारों ओर पूरे हर ओर क्या हो रहे थे, जीवन में प्राण से आ गए और उनका भव्य स्वागत हुआ। जब लखनऊ आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ कर देखा, उनके दर्शन किए और देखा कि लाखों की भीड़ लोकमान्य के दर्शन में उमड़ पड़ी है और जयकारों और फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत हो रहा है। इस दृश्य को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी एक ऐसा बेताज बादशाह बनूंगा कि पूरे भारत के लोग मेरी जय जयकार करेंगे। तत्पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकमान्य तिलक तथा एनी बेसेंट के नेतृत्व में गठित होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण कर ली और 1916 में लखनऊ में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में वह शामिल हुए और उन्होंने गर्म तथा नरम दलों की मिलन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। यहीं पर उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और आगे चलकर महात्मा गांधी के पटु शिष्य बन गए, ये करीबी शिष्य बन गए। मगर उसके बाद क्या हुआ, फरवरी 1916 में कमला कौल से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विवाह संपन्न हो गया। अगले वर्ष 1917 में श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत चाहा कि उसका पुत्र कांग्रेस में आकर अपना भविष्य अंधकार में न डाले। मोतीलाल नेहरू ने चाहा कि उसका पुत्र कांग्रेस में आकर अपना भविष्य खतरे में न डाले, मगर बहुत वाद विवाद हुआ और एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता से झगड़ बैठे और उन्होंने कटु आलोचना की थी। विद्रोही जवाहर ने पिता की एक बात न मानी और लखनऊ प्रांतीय कांग्रेस की कमेटी के सदस्य बन गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस को बुरा भला कहने वाले मोतीलाल नेहरू स्वयं कांग्रेस में आ गए और कुछ विषयों पर अंग्रेजों से विवाद होने पर वे जेल भी गए। इस प्रकार से आज़ादी के लिए संघर्ष धीरे धीरे वे संघर्ष के प्रति वे संघर्षी के समर्पित होते चले गए। ये तो हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जीवन परिचय। उसके बाद आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बेहतर करने के लिए भारतीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में काम करते हुए उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं। जब जवाहरलाल नेहरू केवल राजनीतिक एवं स्वाधीनता सेनानी नहीं बल्कि एक ऐसे लेखक के रूप में भी उसे जाना जाता है जिन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है जो नेहरू के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारों को अभिव्यक्त करने का काम करता है। जिसमें सबसे पहला अगर देखें तो सोवियत रसिया 1928, लेट्स फ्रॉम एट टुगेदर हिज डॉटर 1929, डिम्पल पेज ऑफ हिस्ट्री 1934, एंड ऑटोबायोग्राफी 1936, इंडिया एंड द वर्ल्ड 1936, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1947, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स 1958। इसके अतिरिक्त उनके भाषणों के संग्रह बिफोर द आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड स्पीसेस 4 खंड, एक्सपर्ट सेलेक्टेड वर्क ऑफ जवाहरलाल नेहरू 8 खंड, उसके समुचे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात ये सभी कृति अमृत को प्रदान कर गए, ये माना जाता है। उसके बाद आते हैं, अगर ये तो हो गई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रचनाएं। उसके बाद अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अगर विचारों पर अगर किसी का प्रभाव पड़ा है तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू पर पड़ा है, तो जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कारक रहा है पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक सहिष्णुता, सांप्रदायिकता और सौहार्द आदि गुणों अपने पिता मोतीलाल नेहरू से विरासत में प्राप्त हुए थे। बाल्यावस्था में दी गई शिक्षा थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में
FT बुक्स का भी यही पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। नेहरू की नेतृत्व शैली, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, दृढ़ता आदि पिता से प्राप्त हुआ। उनके व्यक्तित्व में ये झलकता था। पिता की भांति ही नेहरू की धार्मिक विषयों पर प्रति उदासीन थे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के प्रति वे समर्थक थे। कहने का मतलब है कि नेहरू जी उतना ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, और फिर भी वो क्या है, धार्मिक नहीं होने के बाद भी वो धर्मनिरपेक्ष में पूरा विश्वास रखने का काम करते थे। दूसरा उन पे जो प्रभाव पड़ा वे थे गांधी जी। गांधी जी के विचारों ने नेहरू के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके जीवन को या उसके विचारों में क्या है, उसको विचारों को प्रभावित करने का काम सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी जी का विचार कैसा माना जाता है। नेहरू जी सर्वप्रथम गांधी जी से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिले थे, और गांधी जी के निस्वार्थ, कर्तव्यनिष्ठ और प्रयोगवादी आग्रह, मानवीय दृष्टिकोण और मानव कल्याण में उसके समाज सेवा की जो भावनाएं थी और सत्य की जो भावना थी, उसे नेहरू जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और उसे प्रभावित होने के साथ साथ उन चीज़ों को अपने जीवन में क्या करने का, उसे ढालने का उन्होंने काम किया। गांधी जी की असामयिक हत्या 30 जनवरी 1948 पर नेहरू जी ने कहा था कि हमारे सारे जीवन का प्रकाश चला गया और सर्वत्र अंधकार छा गया है। नेहरू जी भी गांधी को सर्वाधिक प्रिय थे, और माना जाता है कि उन्होंने उसके ही विचार के आधार पर ही एक नई व्यवस्था को स्वीकार करना उन्होंने माना था। उसके बाद आता है तीसरी अगर देखें महात्मा गांधी जी नेहरू जी पे, तो पाश्चात्य और भारतीय साहित्य व संस्कृति का प्रभाव भी गहरा पड़ा था। कहने का मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उदारवाद की पाश्चात्य अवधारणा से सर्वाधिक प्रभावित हुए, और व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता और स्वतंत्र निर्वाचन और संसदीय सरकार की अवधारणा को नेहरू ने उदारवाद से ही ग्रहण किया था। नेहरू जी ने इंग्लैंड में अध्ययन के दौरान समाजवादी साहित्य की बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, जिसके कारण क्या है, उसके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारतीय ग्रंथों में वेदों उपनिषदों का भी अध्ययन किया, और हजारों वर्ष से चली आ रही भारतीय संस्कृति विश्व के समक्ष एक अनोखा उदाहरण कहा जा सकता है, जिससे नेहरू काफ़ी प्रभावित हुए। और रोमिया रोला ने भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा है, यदि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान मिलता है जहाँ व्यक्ति के सपनों को उस प्रारंभिक काल में जब व्यक्ति ने अपना अस्तित्व का स्वप्न देखा था आश्रय मिलता है, तो ऐसा स्थान के रूप में भारत का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। नेहरू गौतम बुद्ध, ईसा के जैसे महान लोगों के विचार, सत्य व अहिंसा से काफ़ी प्रभावित हुए, और उसके आधार पर उन्होंने अपनी राजनीतिक विचार को, अपनी सोच को उन्होंने प्रदर्शित करने का कार्य किया। उसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू पे अंग्रेजी शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। नेहरू के व्यक्तित्व पर अंग्रेजी शिक्षा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, ऐसा माना जाता है। बाल्यकाल से ही उन्होंने संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से किया, और उसके माध्यमिक शिक्षा ब्रिटेन के हैरो पब्लिक स्कूल तथा विश्वविद्यालय शिक्षा कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज में हुई, और इंग्लिश के शिक्षा ने जहाँ उसे अंग्रेजी आचार विचार से भली भांति परिचय कराया। इसी प्रकार नेहरू के संपूर्ण व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था से लेकर अंत तक अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रभाव है वो प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलता था। उसके बाद आता है जो अगला प्रभाव है, वो महान विभूतियों का जो प्रभाव है महात्मा गांधी बोलता हूँ, नेहरू जी पर भी बहुत गहरा पड़ा। नेहरू जी ने मार्क्स के भौतिकवादी सिद्धांतों का संपूर्ण अध्ययन किया है, और वो कुछ अंशों से प्रभावित हुए। अपनी कृति भारत की खोज में नेहरू ने लिखा है कि मार्क्स तथा लेनिन के अध्ययन से मेरे मन में अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा, और मुझे इतिहास एवं सामाजिक समस्याओं का एक नया दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इसी तरीके से नेहरू जी ने अपने जीवन में काल में महान दार्शनिक चिंतकों, स्वतंत्रता सेनानियों, विचारकों जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीमती एनी बेसेंट, गांधी जी, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर आदि विचारकों से वे प्रभावित हुए थे। उसके बाद आते हैं, जो ये तो हो गई नेहरू जी की विचारधारा पर प्रभाव, किन किन लोगों ने ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अगर राजनीतिक विचार देखें, राजनीतिक जीवन देखें, तो माना जाता है कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटिश सरकार की विजय पाकर भारतीयों पर एहसानों को भूल गया, और इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं द्वारा किए गए वादों को उन्होंने भुला दिया। 1919 में जब रोलेट एक्ट के विरुद्ध देश भर में प्रदर्शन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया। उन्होंने इस्लामाबाद में इंडिपेंडेंट
नामक पत्र निकाला। इसमें जनता के पक्ष का समर्थन किया गया और सरकार के पक्ष में कटु आलोचना की गई। 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, देशबंधु चित्तरंजन दास के पक्ष में उन्होंने वकालत करने की कोशिश की और 1919 से लेकर 1921 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन चला उसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। वर्षा, चिलचिलाती धूप और कपा देने वाली ठंड जवाहरलाल नेहरू के मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकी और वह तपस्या देख भारत का किसान अपने निजी स्वार्थ में कैसे लिप्त रहता। उन्होंने अपने नेता के पीछे भी मर मिटने के तैयार हो गए और रायबरेली में किसानों का आंदोलन तीव्र हो उठा और पुलिस ने गोलियों में निश्चित किसानों को भूनना प्रारंभ कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का हृदय चीख उठा और मानो गोली उन्हीं के सीने पर लगी हो। किसानों ने मरना कबूल किया मगर पीछे हटना पसंद नहीं किया। अंत में अत्याचारी सरकार को सर झुकाना पड़ा और उसने अवध टेटेंसी एक्ट पास कर किसानों को मांगों को स्वीकार कर ली और स्वतंत्रता की लड़ाई में नेहरू जी का ये पहला विजय के रूप में माना जाता है। उसके साथ साथ गांधी जी का असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। लाखों का विदेशी माल जलाकर उन्होंने मानो अपने हृदय में जलती हुई जो ज्वाला उसको शांति प्रदान करने की कोशिश की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जेल यात्रा को अगर देखें तो 1921 से प्रारंभ हुई और 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। काउंसिल के प्रवेश पर कांग्रेस में दो दल हो गए थे। एक दल काउंसिल में प्रवेश का समर्थक था, दूसरा बहिष्कार करना चाहता था। मगर 1928 में दिल्ली में भारतीय स्वाधीनता संघ की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। मगर 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और सर्वसम्मति से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत स्वराज्य की एक संविधान पास हुआ और उससे भारत का सरकार के पास भेजा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेता सुभाष चंद्र बोस को यह कार्य पसंद नहीं आया और कांग्रेस की कार्यकारी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वे चाहते थे कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता से कम मांग न करे और 1929 का अखिल भारतीय कांग्रेस का सम्मेलन रावी नदी के तट पर हुआ। अब यह सम्मेलन ऐतिहासिक सम्मेलनों में से माना जाता है क्योंकि इसी दिन 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा स्वीकृत किया गया और 1930 का वर्ष भी भारतीय इतिहास में अमर रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू में अध्यक्षता में यह सम्मेलन लाहौर में 2 फरवरी 1923 को नई कार्यकारी समिति द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 26 जनवरी 1930 में नगर में आयोजित जनसभाओं में पढ़ने का प्रस्ताव किया गया और उसी समय से 26 जनवरी एक महापर्व के रूप में माना जाता है के रूप में मनाया गया और इसी कारण से भारत में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव माना जाता है, पढ़ा जाता है और इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है उसी को याद करने के लिए। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा चलाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी नमक कानून थोड़ा 12 अप्रैल 1930 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टैक्स न देने का आंदोलन चलाया और पुनः गिरफ्तार हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू का स्वास्थ्य अधिक खराब होने के कारण उसे जेल से पुनः छोड़ दिया गया और 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू ने अपना शरीर त्याग दिया और गांधी इरविन समझौता के अनुसार से राजनीतिक बंदी छोड़ दिए गए और गांधी जी अपना सत्याग्रह वापस ले लिया तथा द्वितीय गोल मेल सम्मेलन में भाग लेकर गांधी जी निराश लौटे और उसके स्वागत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इस्लामाबाद से रवाना हुए। कुछ ही देर पर ट्रेन को रोककर उसे बंदी बना लिया गया और 2.5 वर्ष का उसे कारावास दंड मिला। माता श्रीमती स्वरूप रानी की बीमारी के कारण सरकार ने उसे अवधि से 12 दिन पूर्व ही उसे जेल से मुक्त कर दिया। फिर 15 जनवरी 1934 को भयानक भूचाल आया जिससे बिहार में भयंकर स्थिति पैदा हो गई और अनेक मकान गिर गए, कई जगह जमीन फट गई, जिंदा लोग मलबे में के नीचे दब गए और पंडित नेहरू घटनास्थल पर पहुंचकर फावड़ा लेकर अन्य लोगों के साथ मलबा हटाने में लग गए तथा लाशें निकाली। भूचाल के प्रश्न पर अपने कोलकाता सरकार की आलोचना करते हुए ओजस्वी भाषण दिया और बंगाल सरकार ने वारंट निकाला और फरवरी 1934 में गिरफ्तार कर 2 वर्ष के लिए पुनः उसे जेल में डाल दिया गया। इस काल में श्रीमती कमला नेहरू ने मवाली सेनेटोरियम में थी। तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने के कारण वहाँ से फिर उसे चिकित्सा के लिए विलायत भेजा गया। वहाँ भी उनकी दशा नहीं सुधरी तो सरकार ने 3 सितंबर को नेहरू को छोड़ दिया और वे वायुयान से सीधा जर्मनी गए। श्रीमती कमला नेहरू 28 फरवरी को उन्हें छोड़कर परलोक सिधार गए और लगातार वज्रपात होने के कारण बावजूद नेहरू स्वतंत्रता संग्राम में
पूरी तरीके से जुटे रहें। ये तो हो गए उसके राजनीतिक जीवन। मगर अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के पद पर 17 साल तक उन्होंने रहा। इस बीच भारत पर अनेक संकट आए और उन्होंने देश की बागडोर को इन संकटों से बचाया। पाकिस्तानी शरणार्थी समस्या, भारत विभाजन के समय पैदा हुई, असंख्य हिंदू परिवारों के साथ अमानवीय असहनीय अत्याचार दुराचार हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में कई सांप्रदायिक दंगे होने लगे और महात्मा गांधी जी ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने का भरसक प्रयास किया। नेहरू जी के साथ सरदार पटेल ने भी भारतीय देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित कर देश के एकता को सुदृढ़ किया। शांति दूत नेहरू ने इस समस्या को शांतिपूर्ण प्रयासों के माध्यम से सुलझाने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला को सौंप दिया तथा तृतीय विश्व के युद्ध के बादल टल गए। 1950 में वर्तमान संविधान लागू हुआ, जिसके अनुसार से भारत ने अपने को संपूर्ण प्रभुत्व राज्य घोषित कर दिया। भारत के स्वतंत्र होते ही एशिया एवं अफ्रीका के अन्य देशों में भी क्या तेजी से क्या होने लगा, स्वतंत्र होना प्रारंभ हो गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रत्येक देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर जोरदार समर्थन करना प्रारंभ किया और साम्राज्यवादी शक्तियों को उन्होंने पीछे ढकेलने का काम करने लगा। मगर 1954 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पारित किए, जिसे पंच सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत सम्राट अशोक के सिद्धांत के रूप थे। चीन ने पंचशील सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत और पाकिस्तान और विश्व के विभिन्न देशों के मध्य क्या है शांति स्थापित करने के लिए पंचशील सिद्धांतों का उन्होंने निर्माण करने का काम किया। यह सिद्धांत सम्राट अशोक के सिद्धांत के रूप थे, उसी के आधार थे और चीन ने पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए जो पंचशील के सिद्धांत हैं उसे स्वीकार कर लिया और हिंदी चीनी भाई भाई का कहकर खूब नारे लगाए गए। इन नारों के स्वर में ही उसने भारत की भूमि को हड़पना प्रारंभ किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व भर में पंचशील के कारण शांति के देवता कहलाने लगे। यूरोप के दौरे में उन्होंने ये सिद्धांत का खूब प्रचार किया। उन्होंने अनेक देशों में भारत की नीति को समर्थन कर अपने को पूर्ण तटस्थ घोषित किया और 1955 में ऐसे तटस्थ देशों का सम्मेलन हुआ और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सम्मेलन को नेतृत्व किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी जो भूमिका है महत्वपूर्ण रही और 1962 में भारत और एवं पंडित और नेहरू के लिए एक भयानक वर्ष सिद्ध हुआ, जब हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगाते हुए भारत को धोखा देकर चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। फिर भी विश्व के सभी देशों ने चीन को निंदा की और भारत को अस्त्र शस्त्र देकर उसकी सहायता की। विश्व जनमत को अपने विरुद्ध देकर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर चीन ने हड़प लिया। इस आघात को पंडित जवाहरलाल नेहरू सह न सके, उसके चेहरे पर खुशी समाप्त हो गई और 27 मई 1964 को वह जीवन ज्योति सदा के लिए बुझ गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर याद करें तो एक देशभक्त, कर्मठ राजनेता, शांति के दूत, स्वतंत्रता के पतंगे तथा इतिहास के रूप में जाना जा सकता है। उनके द्वारा उनके अनेक पुस्तकों की रचना उन्होंने जेल की कोठरियों में ही बैठकर की। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में अगर देखें तो पिता को पत्र, पुत्री के नाम, आत्मकथा, विश्व इतिहास की एक झलक और भारत की कहानी आदि उसके जो महान रचनाएं वो उन्होंने जेल की कोठरियों में बैठकर की। अगर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी जो अगर राजनीति का अगर प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो उन्होंने भारत को उस समय उन्होंने संभालने की कोशिश की जब भारत और पाकिस्तान अब जब अलग हुए। एक कम्युनल या सांप्रदायिक दंगे की लहर, अगर एक सांप्रदायिक समस्या उत्पन्न हो चुकी थी जिसको उन्होंने अपनी अक्षम्य या कहा जा सकता है बेहतर उसकी राजनीतिक सोच थी उसके माध्यम से उन्होंने क्या करने की कोशिश की, अपनी जो देश की बागडोर है सही तरीके से संभालने की कोशिश की और बेहतर तरीके से जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद चल रहा था उस समय, या कहा जा सकता है बंटवारे के समय क्या हुआ था, जिस तरीके से दोनों देशों के मध्य सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उन सभी को संभालने की कोशिश की। ये तो रही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रधानमंत्री के रूप में उसकी जो सोच है, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। इसके बाद हम पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के राजनीतिक विचार अगले क्लास में।